हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सभी तक? ओके, सॉरी, थोड़ा तकनीकी समस्या की वजह से मुझे अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ा, तो क्लास में कुछ मिनटों की देरी हो गई। ओके, सो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, और हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया था उसके आगे कैरी ऑन करेंगे आज। थोड़ा सा मुझे फाइल में इंपोर्ट कर लेता हूँ, देन विल टॉक अबाउट दैट। कुछ नए आइडियाज भी डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कर रहे थे, और जिन लोगों ने भी पहली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो शुरुआत की 3 क्लासेस को ज़रूर देखें। और ये जो हमारा एक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है अभी, स्पेशल लर्निंग वीक, स्पेशल क्लासेस में, इसमें जो क्लासेस हैं आर्ट ऑफ कैलकुलेशन से रिलेटेड में टोटल 7 क्लासेस करवा रहा हूँ। ये चौथी क्लास है। तो आज 4th क्लास है। ये 4th क्लास हमारी 26 अगस्त को हो रही है। मैं शेड्यूल लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। जो 5th क्लास है ये 28 अगस्त को होगी, उस दिन आपका मंडे पड़ेगा, मंडे को होगी। देन वी हैव ए 6th क्लास जो कि 29th ऑफ अगस्त को है, उस दिन आपका ट्यूसडे है। एंड देन इसकी जो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की 7th क्लास है वो 31st ऑफ अगस्त को है, विच इज ऑन थर्सडे, 29 30, यस, थर्सडे का। तो ये अभी हम इस सीरीज में क्लास लेने वाले हैं, और कल हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्लास कर रहे हैं। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी आपकी कल। तो प्रोबेबिलिटी की क्लास है, पहली क्लास 10 AM पर होगी, ये फ्री स्पेशल क्लास। जरूर जुड़िएगा इसमें, 10 से 12 पहली क्लास लेंगे हम। ओके, इसके बाद जो भी शेड्यूल होगा डे का मैं आपको बता दूंगा, बट द फर्स्ट क्लास विल बी 10 AM to 12 PM। तो कल दिन में भी सुबह सुबह जरूर जुड़ना है सभी को, ठीक है? तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन, लर्न फास्टर मैथ्स। लेट अस सी कल हम लोगों ने क्या कर लिया था, और क्या डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर की हमने बात करी थी, और उसके बाद हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन नंबर्स में बात करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा इसमें। अब जैसे एक ये सवाल है जो बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, जिसमें हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एबी पेयर पढ़ाया होगा पहले। तो एबी पेयर में क्या होता है कि अगर लेटस से मेरे पास परसेंटेज में 2 नंबर्स ऐसे हैं कि हमने ए लिया और बी लिया, और ये अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नंबर लेट से पी को, तो ए में अगर ए प्रतिशत का चेंज है और बी में अगर बी प्रतिशत का चेंज है, और मैं बोलूं कि ये ओवरऑल चेंज 0% का है, मतलब कुछ बदला नहीं, तो हम इस ए और बी परसेंटेज को बोलते हैं कि ये परसेंटेज ए बी पेयर वाले परसेंटेज होंगे। व्हाट इज ए बी पेयर परसेंटेज? इट सिंपली मीन्स कि जैसे अगर हम किसी भी चीज को मान लिया 10% से बढ़ाते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और आगे हम क्या करें, जैसे ये +1/10 है मान लिया, आगे हम इसको -1/11 कर दें, प्लस का माइनस, 1 का 1, और 10 + 1 11। तो ये जो वैल्यू आपकी आती है 9 1/11%, इन दोनों का जो नेट होता है वो 0% चेंज होता है, मतलब देयर इज नो चेंज एक्चुअली। इसको हम ए बी पेयर कहते हैं, इसीलिए कि एक परसेंटेज चेंज आपने किया, दूसरा परसेंटेज चेंज आपने किया, तो दोनों परसेंटेज चेंजेस का नेट जब 0 होता है तो वो ए बी पेयर कहलाता है। तो ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, ए बी रूल। आप आर्ट ऑफ कैलकुलेशन 1 2 3 में चेक करोगे तो आपको मिलेगा, उससे ए बी पेयर बनते हैं। तो वहां पर 0% चेंज को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँ कभी कि मेरा एक चेंज है मान लिया +12.5%, और मैं सक्सेसिव में आगे बढ़ूं, और मैं आपको बोलूं कि ये वैल्यू उसके बाद आपकी है -11 1/9%। तो ये दोनों ए बी पेयर हैं, क्योंकि ये +1/8 है, और ये प्लस का माइनस हो गया, 1 का 1 है, और 8 और 1 9। तो ये आपके ए बी पेयर कहलाते हैं। इनका नेट क्या होता है, जब भी ए बी पेयर सक्सेसिव में आते हैं तो इनका नेट 0% हो जाता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कई बार आपका पता है आपको कि यहाँ A% का चेंज है, यहाँ B% का चेंज है, ठीक है, और मैं कहूँ कि मुझे P में चेंज चाहिए, A% से बदला, B% से बदला, तो P में कितना चेंज होगा?
तो P में जो चेंज होगा उसको हम बोलते हैं A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो ये जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट हो जाता है, या फिर आप डायरेक्टली सक्सेसिव इस पर रख के 100 मान के निकाल लो, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो अभी जैसे कुछ सवाल है, जरा देखते हैं क्या प्रश्न है कि शुगर का दाम जो है 16.2/3% से बढ़ा और जो कंजम्पशन है वो 20% से कम हुआ, तो इसके एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा। क्या ये ए बी पेयर है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। +1/6 और ये -1/5 है, ये ए बी पेयर नहीं है। +1/6 का ए बी पेयर -1/7 होता है। अब यहां पर आपका एक प्राइस है, एक कंजम्पशन है, एक एक्सपेंडिचर है। तो जब ये ए बी पेयर में नहीं है तो चेंज तो होगा। अब वो चेंज कितना होगा ये अगर निकालना है तो सक्सेसिव को निकालने का तरीका आप सभी को पता है कि +1/6 को हम लिख सकते हैं कि 6 हमारा 7 हो गया, -1/5 को हम लिख सकते हैं 5 हमारा 4 हो गया। इस तरह से चीजों को हम लिख सकते हैं, राइट। सक्सेसिव को ऐसे करने का तरीका होता है। देन हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6×5 30 बन जाता है, 7 चौके 28 बन जाता है। 30 हमारा 28 हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि 15 हमारा 14 हो गया। अगर हम 2 से काट दें तो ये -1 बनेगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/15, जो कि आपका हो गया 62/3%। 62/3%। तो एक तरीका तो इसको इस तरह से सॉल्व करने का है, ठीक है, सक्सेसिव मिल जाए। एक दूसरा तरीका इसको करने का होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो समझते हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब देखिए क्या होता है कि कभी भी मेरे पास अगर कोई परसेंटेज वैल्यू है, क्वेश्चन हिंदी में लगाओ। हिंदी में क्वेश्चन कैसे लगता है विकास? यार देखो, एसएससी के एग्जाम में बेटा इंग्लिश आती है, गेट कंफर्टेबल विद इंग्लिश। इतना इंग्लिश में आपको दिक्कत ना हो कि 6-7 हो गया, 5-4 हो गया, ऐसे मत बोलो, ठीक है। ये थोड़ा कंडीशनिंग का प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लगा सकते और इंग्लिश में नहीं लगा सकते, ठीक है, क्लियर। तो मेरी यही भाषा है बेटा, क्योंकि मैं अपनी भाषा बदलूंगा तो मुझे दिक्कत होने लगी, मैं स्लो हो जाऊंगा। तो मैं इसी भाषा में कंफर्टेबल हूं, आप भी हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, देखिए जैसे नाम है मल्टीप्लाई, इस चीज को समझना, क्योंकि इस चीज का बहुत मुनाफा होता है जब हम कैलकुलेशंस करते हैं या परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत रोल होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है आखिर, व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जरा इसके बारे में सुनते हैं और समझते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है, मान लिया उस नंबर को मैंने कहा कि मैं उसको 16/2/3% से बढ़ाने जा रहा हूं, राइट। तो उस नंबर के साथ क्या होता है समझते हैं। आप कहते हो 16/2/3 का फ्रैक्शन जो होता है वो +1/6 है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू +1/6 है। जब भी कोई चीज +1/6 होती है तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू 6 से 7 हो गई, 6 से 7 हो गई। ये अनुपात होता है, ये रेशियो होता है। हम इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी 7/6 टाइम्स हो गई। क्या हो गई? 7/6 टाइम्स हो गई। इस 7/6 को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कि कोई भी चीज जब 16/3% से बढ़ेगी, यानी 1/6 से बढ़ेगी, तो वो चीज जो हमारी है, वो चीज हमारी 7/6 टाइम्स हो जाती है, 7/6 गुना हो जाती है। जस्ट एक सेकंड रुकिएगा बेटा। ओके, सो 7/6 टाइम, तो ये जो चीज है कि ये 7/6 गुना हो गई एक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये हमारा क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इससे गुणा हो गई तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इससे गुणा हो गई। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। तो कैसे ध्यान रखेंगे इस बात को? बहुत छोटी सी बात है। कोई चीज अगर 1/6 से बढ़ी, बेटा विकास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए बेटा, अगर एक सवाल में हिंदी नहीं लिखी है या कुछ सवाल, ये कैलकुलेशन की क्लासेस है मेनली, ये मैथ्स की क्लास नहीं है। मैं आपको परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो कैलकुलेशन की क्लास में अगर एक सवाल इंग्लिश में भी लिखा है तो इतना आप समझ सकते हो बालक। ऐसी अंग्रेजी नहीं लिखी कि आपको समझ में नहीं आएगी। आपके एग्जाम में भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसके लिए इतना परेशान मुझे मत करो। छोटी छोटी बातें सब पढ़ के सुना दूंगा अभी आपको। आगे देखो, यहाँ कोई हिंदी इंग्लिश का मतलब ही नहीं है क्या? कुछ नहीं है।
तो अगर एक लाइन हिंदी में नहीं लिखी तो उसकी वजह से आप इतना ना परेशान हो जाएं कि ना पढ़े ना पढ़ने दें। शांति से ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा, इतने कमजोर नहीं हो तुम। तो कोई भी चीज अगर 1/6 होगी प्लस में, तो इसका मतलब होता है ये 1 + 1/6 टाइम्स हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कि ये 7/6 टाइम्स हो गई। क्या हो गई? 7/6 टाइम्स हो गई। अब मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखूंगा और मैं पूछूंगा बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, क्योंकि उससे भी सवाल को किया जा सकता है। जैसे ये -1/5 है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओगे क्या होगा? -1/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - 1/5 होगा, जिसको हम 4/5 बोलते हैं। तो अब मजेदार बात क्या होती है कि अगर हम प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, तीन चीजें लिखते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे प्राइस 1/6 से बढ़ गई। कोई भी चीज 1/6 से बढ़ेगी तो वो वैल्यू 7/6 गुना हो जाएगी, लिख दिया। कोई चीज अगर 1/5 से कम होगी तो वो वैल्यू 4/5 गुना हो जाएगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और देखते हैं फाइनली क्या हो जाएगा। तो फाइनली हम कहेंगे ये वैल्यू 2 दूनी 4 बनेगी, 2 3 6 बनेगी। हम कहेंगे फाइनली हमारी वैल्यू 14/15 गुना हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 14/15 टाइम्स हो गया। तो कोई भी चीज अगर 14/15 टाइम्स हो जाता है तो एक के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये 1 - 1/15 हो गया है। इसी को हम 14/15 बोलते हैं, 1 - 1/15। ठीक है, तो ये 1/15 का रिडक्शन हो गया, क्योंकि माइनस में तो 1/15 का डिक्रीज हो गया। और इसी 1/15 को हम परसेंटेज में 6/2/3 परसेंटेज बोलते हैं। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, इससे भी आपको कैलकुलेशन में सरलता मिलती है चीजों को लिखने में। अब जैसे अगला एक प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और सभी लोग इसके पोल में भी पार्टिसिपेट करें और वैल्यू बताएं कि अगर हमारे सिनेमा के टिकट को हम 57.1/7% से इंक्रीज करते हैं, टिकट के दाम को, द सेल ऑफ सिनेमा टिकट, क्या ये टिकट का दाम है या सेल है? ये क्वांटिटी सेल इतने से बढ़ी है और जो टिकट का प्राइस है वो 16.2/3% से बढ़ा है। तो हमें बताना है कि जो प्रतिशत बदलाव है रेवेन्यू में वो कितना है। ठीक है, मैक्सिमम लोग उत्तर दे रहे हैं कि बी उत्तर सही होगा। देखते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा सही है यहाँ पर। तो आप 57.1/7% को सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है। तो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 4/7, पहली चीज। दूसरा हमें दिया है 16.2/3%। इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट पूछूंगा मैं क्या है, तो आप कहोगे इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 1/6। अब मजेदार बात क्या है कि जो प्राइस होती है इनटू जो क्वांटिटी होती है, सेल की क्वांटिटी है, इसी से मुझे मिलता है रेवेन्यू। ठीक, तो मैं कहूंगा मेरा जो प्राइस है वो अगर 4/7 से बढ़ा है तो ये 11/7 गुना हो गया है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना सीखो। 1 + 4/7 इज 11/7। ये 1/6 से अगर बढ़ा है देन व्हाट दिस हैज बिकम 7/6 टाइम्स। ये ऐसे कटेगा और ओवरऑल वैल्यू रेवेन्यू की बात करें तो 11/6 गुना आ गई। अब 11/6 गुना को हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये 1 + 5/6 हुआ है। यही 11/6 होता है। तो 5/6 का इंक्रीज आ गया एक पर। अब 5/6 चूंकि प्लस में इसलिए 5/6 का इंक्रीज है। और 5/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 83 1/3 परसेंटेज होता है। परसेंटेज में इसको इतना बोलते हैं, तो हम कहेंगे इतने का इंक्रीज हुआ है, 83 1/3%, जो कि हमारा आंसर डी है। तो इस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करके हम परसेंटेज चेंजेस को देख सकते हैं। हम सीधे ऐसे भी लिख सकते थे कि हमारा जो 7 है वो 7 हमारा 4 बढ़ के 11 हो गया, जो हमारा 6 है वो 1 बढ़कर 7 हो गया। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारा जो है अगर सक्सेसिव की बात करते हैं, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 7 × 6 बनता है। यहाँ इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 11 × 7 बनता है। और चूंकि ये दोनों चीजें कट जाएंगी, 7 से 7, 6 हमारा 11 हो गया इफेक्टिवली, जो कि 5 का बदलाव है। तो परसेंटेज जो चेंज है वो 5/6 का प्लस में है, जिसको हम 83 1/3% ही बोलते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, एनीवे अब हम आते हैं, देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया डीआई का क्वेश्चन है और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो छोटी छोटी बातें हम लोग सीखते हुए आए हैं उनका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्या एप्लीकेशन है इन चीजों का। जैसे एक सवाल आपके सामने दिया है, तो इसको डिस्कस करने के पहले पहले एक चीज मैंने आपको डिस्कस कर रखी है, उसके बारे में मैं एक रिकॉल आपको कराना चाहता हूँ
क्या आपको ये बताया हुआ है ना मैंने कि a इंटू बी अगर मेरे पास एक वैल्यू है, अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि p हमारा अगर मान लिया a इंटू बी है और a% से बदले और b % से बदले, तो p का जो बदलाव होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है p में। तो मैं कह रहा हूं a मान लिया मेरा बदल के a डैश हो गया, b मेरा बदल के b डैश हो गया। तो a से a का बदलाव जो है ये अगर a% है और b से मेरा b का बदलाव b% है, तो क्या a इंटू बी से a डैश इंटू बी डैश जाने में मेरा चेंज ये है सक्सेसिव? यस। फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो हम एरो में इसको ऐसे लिखेंगे, ये a% बदला, ये b% बदला। तो अगर मेरे पास a इंटू बी है और ये a डैश इंटू बी डैश हो जाए, तो a से a डैश का चेंज यहां लिख दो, b से b डैश का चेंज यहां लिख दो, और इससे हमें जो चेंज मिलेगा वो नेट परसेंटेज चेंज होता है इस ओवरऑल सिनेरियो का। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन डीआई में किस प्रकार से होता है इसको मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 3 की परसेंटेज पॉपुलेशन जो कंट्रीज की दी हुई है एक पाई चार्ट में सर्टेन कॉन्टिनेंट्स में दी हुई है कि 2011 है ये और ये 2021 है। इसमें कॉन्टिनेंट्स हैं ए सी बी। ओके, ये थोड़ा सा परसेंटेज डेटा गलत तरीके से लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये 31.1 होना चाहिए, ये 42.8 होना चाहिए, और ये वैल्यू हमारी 26.1 होना चाहिए। ठीक है, सो दैट टोटल विल बी 100 इफ यू जस्ट काउंट, ये वैल्यूज होनी चाहिए। और यहां पर आपका परसेंटेज वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट। यहां आपको पॉपुलेशन 305 करोड़ की पॉपुलेशन दी है और यहां 335.5 करोड़ की पॉपुलेशन दी है। पूछ क्या रहा है मुझसे कि परसेंटेज पॉपुलेशन में जो ए है, ए की जो पॉपुलेशन है वो 2011 से 2021 में कितना चेंज होगा, ये सवाल का पूछने का मतलब है कि ये जो कॉन्टिनेंट ए है इसकी पॉपुलेशन में कितना बदलाव आया यहां से यहां तक। यहां 305 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहां 335.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या परसेंटेज चेंज है पॉपुलेशन में ए के। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। मैं कहूंगा ए की पॉपुलेशन अगर मुझे निकालनी है तो मुझे 31.1 परसेंटेज किसका निकालना पड़ेगा, 305 का। यहां पर पॉपुलेशन आ जाएगी, सही है सर नो। यहां पर जो पॉपुलेशन आएगी वो आएगी 34.21 परसेंटेज ऑफ 335.5, यस और नो। इज इट क्लियर कि ये यहां की पॉपुलेशन है, ये यहां की पॉपुलेशन है, ये 2011 में ए की पॉपुलेशन है और ये 2021 में ए की पॉपुलेशन है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, करोड़ में आएगी। इसको कैलकुलेट करें कितनी करोड़ में आएगी, फिर मैं परसेंटेज चेंज देखूं, इसको करने में आपका बहुत सारा वक्त जाया हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटी सी चीज ऑब्जर्व करें कि आखिरकार ये परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। मतलब मुझे 31.1 इंटू 305/100 करना है, यहां मुझे 34.21 इंटू 335.5/100 करना है। जब मैं परसेंटेज चेंज की कैलकुलेशन करता हूं तो कॉमन चीजें हट ही जाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं, 100 कट जाएगा, रेशियो से परसेंटेज निकल जाता है। अब एक छोटी चीज अगर आप ऑब्जर्व करो कि ये जो 31.1 है यहां 34.21 है, कितने का बदलाव है, आप कहोगे 3.11 का बदलाव है कि नहीं है। इज इट 3.11 का बदलाव, 31.1 3.11 से बदल गया। क्या मैं इसको 10% का बदलाव बोल सकता हूं, जी हाँ, क्योंकि 3.11 31.1 का 10% ही है, 10% का बदलाव हो गया। ऐसे ही जो 305 है, ये 305 यहाँ क्या हो गया, 335.5 हो गया। तो ये वैल्यू हमारी 30.5 से बदल गई, चेंज हो गई। और ये 30.5 भी 305 का 10% ही है, ऐसा नो। अब मेरे पास प्रोडक्ट में दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू 10% बढ़ गई, दूसरी भी 10% बढ़ गई। तो इस ओवरऑल प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, आप कहोगे दोनों को हम सक्सेसिव में रखेंगे 10 और 10, और अगर हम दोनों को सक्सेसिव में 10 और 10 रखते हैं तो नेट चेंज हमारा कितना होगा 21% का।
अब आप खुद देखिए कि जो समझ के डीआई करता है, जिसको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर है कि a इंटू बी ए डैश इंटू बी डैश हो गया, तो उसका परसेंटेज चेंज हम इस तरह से सक्सेसिव तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है। लेकिन जो व्यक्ति इसको कैलकुलेट करने बैठ जाएगा कि 2011 की हम पॉपुलेशन ही निकालेंगे, 2021 की हम पॉपुलेशन निकाल के परसेंटेज चेंज देखेंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। तो सेम सेट ऑफ पीपल, कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लगने वाला है और कुछ लोगों के लिए ये इजी है, डिपेंडिंग ऑन हु इज मोर इक्विप्ड विद आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो जिसको आर्ट ऑफ कैलकुलेशन आती है उसके लिए बहुत आसान है। कितने लोगों को समझ में आया? तो ऑलवेज लुक फॉर दिस पैटर्न इन डीआई, स्पेशली जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट का परसेंटेज चेंज निकालने में मेरा इंटरेस्ट हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो? अब जैसे मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, उनका परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूं और इस पैटर्न को भी पहले पहले मैं आपको, इससे पहले मैं दिखाऊं, आई नीड टू जस्ट एक्सप्लेन अनदर पैटर्न टू यू। जस्ट लुक एट दैट पैटर्न। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक नंबर है a और यहां मैंने एक नंबर लिखा लेट से b, यहां मैंने एक नंबर लिखा c और यहां एक नंबर लिखा d। ध्यान से देखना, a b c d। तो ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया, a इंटू बी है और a इंटू बी से मैं a डैश इंटू बी डैश गया, तो a से a डैश का चेंज और b से b डैश का चेंज आप देख लो और उसको सक्सेसिव में रख दो, और अगर उसको सक्सेसिव में रख दो तो यहां से नेट चेंज निकल जाता है। हमें प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ a का a डैश से चेंज और b का b डैश से चेंज देख के नेट वैल्यू आ जाती है। क्या यही चीज हम फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं? तो इसको समझते हैं। आपको पता है अगर हमें फ्रैक्शन में परसेंटेज चेंज देखना हो, ऐसे ए बी सी डी, तो आपको भी मालूम है कि किसी रेशियो को हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? ए को डी से गुणा करके, और इधर क्या करेंगे? सी को बी से गुणा करके। रख सकते हैं कि नहीं? अब ये चीज क्या है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। वही जो फ्रैक्शन था वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हमें कैसे देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा ए से सी का चेंज। ए से सी का चेंज कहेंगे हम, मान लिया a%, पर फिर मुझे डी से बी का चेंज देखना पड़ेगा। लेट्स से हम कहते हैं b%, और वॉट एवर यू कैन कॉल इट x एंड y%, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मैं इसको x% बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ y%। x और y का सक्सेसिव बनेगा। अब इसको जरा फ्रैक्शन में ही समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये वैल्यू तो आपकी आ गई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो फ्रैक्शन में कैसे समझना है कि हमें पहले a से c का चेंज देखना है। ए से सी का चेंज देखो, यहाँ पर क्या है? x% है, तो वो तो सीधा का सीधा उठा के हमने यहाँ रख दिया। बट फिर प्रोडक्ट में डी से बी देखना है, तो फिर डिनोमिनेटर से यहाँ आना है, उल्टा आना है। ठीक है, ये मुझे देखना है। ये अगर y% होगा, x% होगा, तो मुझे x और y का सक्सेसिव रखना है। समझ में आई बात? तो प्रोडक्ट जब ऐसे लिखा होता है तो हमें पता है a से a डैश जाना है, b से b डैश जाना है। लेकिन जब a बटा b और c बटा d हो, तो a से c जाओ और फिर इसके डिनोमिनेटर से यहाँ आओ, एंड देन इन दोनों को कंबाइन कर लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहां पर आपको दिया हुआ है कि यहां मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, 223 बटे 282.6 और यहाँ है 267.6 बटे 314, और मुझे इनका मान लिया परसेंटेज चेंज निकालना है। तो मैं पहले यहां से यहां जाऊंगा, मैं कहूंगा देखो कितना चेंज है, पहले समझते हैं इसको। 67 है और यहाँ 23 है, तो ये आपका है 44.6। फिर यहां से लेकिन मुझे यहां आना है, तो मैं कहूंगा ये कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे 13.6 माइनस हुआ, नहीं 17.4 माइनस हुआ, और 17 और 14 कितना हुआ? 31.4 माइनस हुआ। तो फर्स्ट चेंज इज दिस 44.6 इज 223 का कितना प्रतिशत है बेटा? 20% है। और ये वैल्यू कितनी है? 10% है। कहां? यहां से यहां। तो अगर नेट परसेंटेज चेंज आपको निकालना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे कि ये वैल्यू मेरी 20% से बढ़ गई, फिर ये वैल्यू मेरी 10% से कम हो गई। ठीक है, तो जब मैं इसका नेट निकालूंगा तो मैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, 20 माइनस 10 माइनस 200 बटे 100,
जो कि आपकी वैल्यू 8% आपकी वैल्यू। ये कितना खतरनाक फ्रैक्शन दिख रहा है, देखो ये और ये, इसका परसेंटेज चेंज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बट तरीका कितना आसान है निकालने का। ठीक है, बेसिक पैटर्न है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर जाओ, फिर उसके डिनोमिनेटर से वापस आ जाओ और सक्सेसिव में रख के नेट परसेंटेज चेंज आप निकाल लीजिए। दूसरा सवाल जैसे यहाँ पर है, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 452 है डिवाइडेड बाई 655.9 है, और यहाँ पे 519.8 है डिवाइडेड बाई 937 है। तो हम कहेंगे यहां से यहां पहले जाएंगे, हम देखेंगे कितना चेंज है। तो 52 से 48 जाएंगे तो 500 पहुंचेंगे, और 48 में 19 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू है 67.8। राइट, इज इट सो? 67.8 दिख रहा है आपको। और यहां से जब आप यहां आओगे तो देखो परसेंटेज चेंज कितना है। 937 में हम ये माइनस कर रहे हैं एक तरह से, तो 55.9, 44.1 वो बनेगा, और 44.1 के बाद 200 और 44 में हमारा जुड़ेगा 37, तो 81.1 एंड 200, सो 281.1 माइनस हो रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो अब हमें देखना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये परसेंटेज में कितनी कितनी है। तो आप खुद देखो, ये वैल्यू हमारी 15% है, क्योंकि 10% 452 का 45.2 होता है, और जो 5% होता है इसका वो 22.6 होता है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 15% की वैल्यू आपकी आ गई 67.8। तो ये वैल्यू कितनी है? 15%। जो हमारा 937 है, ठीक है, इसका जो 10% है वो 93.7 है। एंड इफ आई कैलकुलेट 30%, 3 गुना करोगे तो 90 का 3 गुना 270 होता है, 3 का 3 गुना 9 होता है, 279 हो गया, 0.7 का 3 गुना 2.1 होता है, तो ये वैल्यू हो गई 281.1, जो कि 30%। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? -30%। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये वैल्यू 15% बढ़ी, और यहाँ पर क्या हुआ आपका? 30% की कमी आई। तो मैं इसको लिखूंगा 15 माइनस 30 माइनस 15 इंटू 30/100। तो ये वैल्यू हो गई -15 माइनस 4.5, तो ये वैल्यू हो गई -19.5%। ठीक है, नेट जो है ये फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन का जो बदलाव अगर आप देखते हो तो इट इज 19.5% नेगेटिव। कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि फ्रैक्शन में इस तरीके की चीजें भी करना पॉसिबल है विद वेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउ परसेंटेज कैलकुलेशन वर्क्स। तो अगर छोटी सी ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर हो गई कि परसेंटेज कैलकुलेशन किस प्रकार से काम करती है, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये कैसे पता चलेगा कि 15% है? राजकमल जी, आप प्लस सब्सक्राइबर हो, क्लास में भी आप आते हो अर्जुना में, आपको रिचुअल्स दिए हैं मैंने बेटा कैलकुलेशन के। उन रिचुअल में रोज यही काम करना है, परसेंटेज कैलकुलेशन। तो एक गिवन नंबर, 2 गिवन नंबर हैं, तो कितना परसेंटेज चेंज है, ये अनुमान लगाना ही सबसे बड़ी स्किल है। कि यहां से यहां, क्योंकि देखो एग्जाम में हो सकता है कि ये एग्जैक्ट 15% ना बने, ठीक है, पॉसिबल है। तो वहां लगभग अनुमान लगा लेना कि लगभग कितने परसेंट के आसपास है। तो यही तो आपकी कैलकुलेशन रिचुअल है। मैं अभी कैलकुलेशन रिचुअल को रिपीट करूंगा कि कैलकुलेशन रिचुअल्स क्या हैं। आपको रोजाना अपनी कैलकुलेशन में क्या करना है ताकि आप मजबूत बने, वो यही बेसिक कैलकुलेशंस हैं कि परसेंटेज चेंज निकालना जल्दी से। भाई किसी भी नंबर का 15% जल्दी से निकाल लेना, किसी भी नंबर का 10% जल्दी से निकाल लेना, किसी नंबर का 50% जल्दी से निकाल लेना, ठीक है, ताकि आप जान तो पाए कि कितना प्रतिशत बदलाव है। वो तो सबसे बड़ी स्किल है आपके लिए। ठीक है, ओके। अब आपके लिए कुछ काम है। हम बोल रहे हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। आंसर आपको ऐसे कमेंट नहीं करने हैं, मैं लिख रहा हूं ऑप्शंस। ठीक है, सो देर इज ऑप्शन ए, देर इज ऑप्शन बी, देर इज ऑप्शन सी, देर इज ऑप्शन डी। मैं कुछ ऑर्डर लिख रहा हूं कि ए इज मोर देन बी इज मोर देन सी, ए इज लेस देन
B less than C less than B, B is less than A less than C और none। तो आपको पहले का उत्तर बताना है कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आउट ऑफ दीज थ्री क्या है एबीसी में। ए बी सी तीन नंबर्स हैं और तीनों नंबरों में मैंने पूछा है आपसे कि भाई इनका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर। तो पहला नंबर हमारा है 224/529, दूसरा है 439 डिवाइडेड बाई 1151, तीसरा जो नंबर है वो है 81/206। ओके, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स। बी ऑप्शन 35% लोग बोल रहे हैं, सी ऑप्शन 38% लोग बोल रहे हैं, ए ऑप्शन 22% लोग बोल रहे हैं, डी ऑप्शन 9.09% लोग बोल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर हियर। जब भी आपके पास कोई वैल्यू आए तो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अनुमान लगाना कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये किस परसेंटेज के आसपास है। ये पहला काम है आपका, ठीक है, किस परसेंटेज के आसपास आपकी वैल्यू है। तो ये तो दिख रहा है 5 चौके 20, 11 चौके 44, 2 चौके 8, फील्स लाइक 40%। अब हम देखते हैं कि कौन 40% से ज्यादा है और कौन 40% से कम है, पहला काम। तो अगर मैं इस नंबर के पास आऊं जो कि नंबर मुझे दिख रहा है साफ साफ 529, तो इसका 10% क्या होगा, 52.9 होगा। तो अगर मैं 40% इसका निकालने जाऊंगा जो कि 4 गुना होगा, 53 का 4 गुना होता है 212, ये उससे थोड़ा कम है। तो ये क्लियर हो गया कि ये नंबर 40% से कम है। ये ज्यादा है, ज्यादा है, क्योंकि ऊपर 224 दिया और अगर मैं इसका 4 गुना करूंगा तो अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊं तो 52 दूना 104, दूना 208 और 9 चौके 36, 211.6 बनेगा, विच इज प्रेटी लेस देन 224। तो ये वैल्यू आपकी 40% से ज्यादा है। यहां आओ, कुछ सोचना ही नहीं, अगर ये 1100 भी होता तो ये 44 बनता, तो ये वैल्यू 40% से कम है, लेस हो गई। ये 1100 भी होता तो भी ये 40% नहीं था, कम था, और ये 1100 से ज्यादा है तो डेफिनेटली 40% से कम हो गया। यहां इसका 4 गुना करिए आप, कितना मिलेगा, 824, तो ये वैल्यू भी 40% से कम है। तो वन थिंग इज डैम सर्टेन कि मेरा ए हाईएस्ट है, और ए अगर मेरा हाईएस्ट है तो आंसर इसका क्या है, नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि यहां कहीं भी ए हाईएस्ट दिया ही नहीं हुआ था और सब लोग बी और सी में लगे पड़े हैं। आंसर है डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ए हाईएस्ट है, ए हाईएस्ट तो कहीं दिया ही नहीं हुआ। अब लेकिन आप कहोगे कि सर ये बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है। ये तो ठीक है हाईएस्ट है, इन दोनों में कैसे डिसाइड करें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये अच्छा प्रश्न है, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। which value is more and which value is less out of the given values। दोनों वैल्यू 40% से कम है, ये हमने देख ही लिया, लेकिन आखिर कौन सी वैल्यू है जो मेरा उत्तर है, ये हमें भी नहीं मिला है। हमें इसको समझना आवश्यक है कि हमारा उत्तर आखिर कौन सा है। तो अब यहां पर देखो कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान है। आप कहोगे नहीं सर, 3 डिजिट नंबर्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए आसान नहीं है। परसेंटेज चेंज भी, चूंकि नंबर्स में गैप बहुत ज्यादा है, इवन परसेंटेज चेंजेस आर लिटिल डिफिकल्ट, दे आर नॉट गोइंग टू बी दैट इजियर। ये परसेंटेज चेंज आसपास के नंबर हो तो ठीक है, ये नंबर ही देखो 400 गुना हो गया, मतलब इट्स लाइक 5 गुना से ऊपर, तो परसेंटेज चेंज निकालने में भी देयर इज अ तकलीफ, प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या करें फिर, व्हाट आर द वेज टू फिगर आउट कि इसमें से कौन सा नंबर कम है, कौन सा नंबर बड़ा है, कैसे करें। ठीक है, सोचो जरा। एनीबॉडी? बहुत मुश्किल नहीं है, देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका 40% निकालेंगे इसका। तो 40% जो इसका आएगा वो आएगा 115.1 इंटू 4, 115, 460 बनेगा, 460.4 बनेगा। मैं लिखने क्या जा रहा हूं इसको ध्यान से देखना, 40% माइनस, अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं बेसिकली, तो मैं 21.4 घटाऊं अगर इसमें से, तो ये मिलेगा।
इसेंशियली दिस वैल्यू इज दिस मच। ये जो वैल्यू है अगर मैं इसका 40% निकालूं तो मैंने बताया 824 आएगा 82.4, तो 42% माइनस 1.4 करने से मैं यहां आ जाऊंगा। अब यहां से आपको दिख जाएगा कि आपकी कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी कम है, क्योंकि ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, ये जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे, इसको आप डिवाइड करो, राइट, जस्ट सी दिस, तो आप कहोगे ये वैल्यू रिलेटिवली अगर हम देखते हैं यहां पर, ये 11.51 इज 1% रफली। ये उसके पॉइंट मतलब व्हाट शैल आई से, कि अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो ये 0.0 और 2 के आसपास आएगी लगभग, कम है उससे भी 0.02 के आसपास है। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे, राइट, व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टू गेट 0.07। क्लियर और नॉट? होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? सही लिखा है मैंने? सोच लेना, इज 0.07 राइट जो मैंने लिखा है या नहीं? गलत है। .007, that means it's this particular value is pretty less okay, so what happens कि अगर हम देखें ये जो वैल्यू होगी, अगर हम अंतर देखेंगे तो ये वैल्यू बड़ी होगी रिलेटिवली, तो ये इससे बड़ी होगी, तो हमारा जो C है वो B से बड़ा है, तो जो करेक्ट ऑर्डर जाएगा वो जाएगा कि C हमारा B से बड़ा है और सबसे बड़ा हमारा A। ये आंसर। ओके, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस, BCA। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? देन आई विल यूज सम अदर मेथड टू एक्सप्लेन दिस। मैंने कहा ये जो वैल्यू है ना, ये 40% माइनस 21.4 बटे 1151 है। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये 40% माइनस 1.4 बटे 206। दूसरा तरीका क्या है, इस वैल्यू का 1% क्या है, 11.5 है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 2% हो गई। ये जो वैल्यू है इसका 1% क्या है, 2 है, तो ये वैल्यू लेस देन 1% हो गई। अब आप खुद देखो, ये ओवरऑल वैल्यू 39 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगी, वाइल ये वाली वैल्यू जो आपने देखी, ये वैल्यू आपकी 38 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी, क्योंकि आप 2% पीछे हो गए। नेचुरली ये बड़ी है। अब आप कहोगे सर इतना कुछ कैसे कर पाएंगे हम? ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा, ठीक है, दिस विल कम थ्रू प्रैक्टिस। 1151 के पास 206 को 1200 के आसपास नहीं, ये डायरेक्ट देख सकते हैं हम। जो मैंने आपको लिख के दिखाया, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस में आओगे तो आप इसको ऐसे ही बोलोगे कि 11.5 1% हुआ, तो वो 2% के पास है, तो 38% के पास ये वैल्यू हो गई, 38% के पास हो गई। यहाँ पर ये वैल्यू जो है 1%, 2.06 है, तो ये 1% से कम है, तो ये 39 प्लस है, नेचुरली ये वैल्यू बड़ी है, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब मैं आता हूं इस दूसरे फ्रैक्शन पे। इस दूसरे फ्रैक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है, इधर मैं लिखता हूं 126 बटे 237, 126 बटे 237 लिख दिया, 137 बटे 248, ठीक है, और उसके बाद आपका 228 बटे 459। यही काम आप इस फ्रैक्शन में करके मुझे दिखाओ। ए, बी और सी तीन फ्रैक्शंस हैं, आपको कंपेयर करने हैं कि कौन सा सही है। मैं ऑर्डर वही लिखता हूं, ए मोर देन बी, सी, बी ए सी, बी ए सी, ए बी सी एंड नन। चलिए बताइए सवाल कि इनमें से कौन सा प्रश्न जो ऑर्डर है वो करेक्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आपको फ्रैक्शंस को अरेंज करना है तो। तीन फ्रैक्शंस दिए हैं, काफी
अच्छे अच्छे फ्रैक्शंस हैं और इनको हमें आपस में अरेंज करके देखना है और बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं 30% लोग, 50% लोग सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। परसेंटेज थोड़ा बदला है, सी 46%, बी 38%। अब बी और सी में तगड़ी फाइट चल रही है। तुक्का मार रहे हो क्या सब लोग? बी और सी लग तो ऐसा ही रहा है मुझे कि तुक्के लगाए जा रहे हैं। हाँ जी, है ना सच बात? तुक्के मार रहे हो सब, बी और सी। चलो अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है इस प्रश्न को। देखो एक चीज तो साफ साफ दिख रही है कि यहाँ जितनी वैल्यूज लिखी हैं, हम पहले 50% के ऊपर का कंपैरिजन अगर करें तो ये वैल्यू क्या है, 237 का आधा क्या होता है, 118 से ज्यादा, तो ये 50% से बड़ी वैल्यू है। यहां भी आधा 124 होगा तो ये भी 50% से बड़ी है। इसका जो आधा है ये 230 के आसपास है, ये वैल्यू भी 50% से बड़ी है। तो 50 से बड़ी तो सारी हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो जब आधा आधा कर रहे हैं तो ये वैल्यू सबसे पास में है 50 के, सी। सी सबसे छोटा हो जाएगा, बिकॉज जब हम इसका आधा कर रहे हैं तो हम कहां पहुंच रहे हैं, आप खुद देखो, यू आर रीचिंग ऑलमोस्ट न्यूमरेटर। 50 से तो तीनों बड़ी हैं, लेकिन सी 50 के बहुत करीब महसूस हुआ तुरंत, तो सी सबसे छोटा हो गया। बट एनीवे इसी लॉजिक को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम 50% अगर हटा दें तो देखो क्या बचेगा हमारे पास। इसका आधा है 118.5, ये उससे 7.5 ज्यादा है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ये 248 में हो गया 124, 50% हो गया। 124 के बाद 13 ज्यादा है, बटे 248 लिख सकते हैं। यहाँ ये वैल्यू 50% जो हमने लिखी और ये वैल्यू हमारी आई 229.5। तो ये जो वैल्यू है, सॉरी ये 50 से कम थी यार, छोटी थी, सॉरी। और छोटी थी तब तो नेचुरली सॉरी, ये तो 50 से कम है यार, 1.5। मैं तो बड़ा बोल रहा था, मुझे लगा तीनों बड़ी होंगी। तो ये तो खैर ठीक है, बहुत छोटा है। हाँ जी, इट्स वेरी सिंपल कि सी हमारा सबसे छोटा है, इसको छोड़ दो। अब इन दोनों में मेरा कंपैरिजन है, तो इन दोनों में देखना है मुझे कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहाँ साफ साफ दिख रही है, बट आप देख लो ठीक से। 7.5 है यहाँ, यहाँ 237 है, यहाँ 13 है और यहाँ 248 है। कौन सी वैल्यू बड़ी है? यही बड़ी है। क्यों? 7.5 से 13 अगर आप आए तो आपने 5.5 बढ़ाया, जो कि कहने की बात नहीं है कि परसेंटेज के टर्म में काफी ज्यादा दिख रहा है, 50% से भी बड़ा दिख रहा होगा आपको। जबकि 237 से 248 से चेंज ऑफ 11, जो कि ये चेंज 5% से भी कम है। मतलब 5% के आसपास बोल सकते हैं, कम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5% के आसपास ही ये 5% के आसपास चेंज है। जबकि ये वाला चेंज आप ध्यान से देखो 50 से भी बड़ा है। 7.5 का आधा 375 होता है, उससे बड़ा है। तो ये तो 50% से बड़ा चेंज है, तो ये डोमिनेट करेगा, तो यही होगा। दिख रहा है ना, ये बड़ा है, वैसे भी दिख रहा था, महसूस हो रहा था, गैप बहुत ज्यादा था। तो दिस फ्रैक्शन इज बिगर, इसलिए बी हमारा ए से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा बी ए से बड़ा हो गया और हमारा सी सबसे छोटा हो गया। यहाँ जो करेक्ट उत्तर है आपका, वो करेक्ट उत्तर है आपका सी। क्या आपको क्लैरिटी मिल रही है फ्रैक्शन कंपैरिजन में? ठीक है, यस, कि फ्रैक्शन कंपैरिजन किस तरह से करने हैं। तो बड़े बड़े नंबर्स का भी हम फ्रैक्शन कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं और आप कर भी पा रहे हैं, इतना कोई खास चैलेंज, समस्या, परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मेरे को एक चीज और डिस्कस करनी है। मैं पहले कर चुका हूँ बट मैं फिर से क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जैसे कल हमने ये सीखा कि भाई अगर मेरे पास एक नंबर हो 557/882, ये नंबर है मान लिया, और हमें इस पर्टिकुलर नंबर का 557/882 इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो कल मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई इसको हम एक अप्रोक्सीमेटेड रेशियो निकालेंगे। और हमने कल देखा था कि अप्रोक्सीमेटेड रेशियो में से इसको 600/900 सोच सकते हैं, जो कि 2/3 होता है। फिर हम क्या करेंगे, 557/882 लिखेंगे। इस डिनोमिनेटर को हम अपनी मर्जी का बना लेंगे, 18 बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर 900 बना देंगे।
अब अगर ये 18 चेंज हुआ डिनोमिनेटर में, तो 2/3 का अप्रोक्सीमेट रेशियो है, तो हम कहेंगे 3 अगर 18 चेंज हुआ तो 3 छक 18, 6 दूनी 12, 12 चेंज करेंगे, इसको हम 12 चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 569 बन जाएगी। और इस तरह से इस वैल्यू को हमने डिवाइड किया था तो वो 63.22% आपकी वैल्यू आ गई थी, याद है। अब ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच में एक स्टेप है अप्रोक्सीमेटेड फ्रैक्शन लगाने का, जिसको बहुत सारे लोग निकालने में देर कर देते हैं। और मैं प्रैक्टिकली ऑनेस्टली बताऊं तो इस पर्टिकुलर अप्रोच को मैं नहीं यूज करता हूं व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये अप्रोच मैं बहुत कम यूज करता हूं। मैं किस अप्रोच को यूज करता हूं वो मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। छोटी सी बात है, समझ में आएगी। अगर लेट से मेरे पास एक वैल्यू है 10 और एक वैल्यू है 15, अगर मैं इस 10 की वैल्यू को 20% से बढ़ा दूं और इस वैल्यू को मैं 20% से बढ़ा दूं, नई वैल्यू कितनी आएगी? 10 20% से बढ़ के 12 हो जाएगा, 15 20% बढ़ेगा, 3 बढ़ के 18 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यू सेम ही है। क्यों? क्यों से है? आप 1.2 से इसको डिवाइड करो 10 बनेगा, 1.2 से डिवाइड करो 15 बनेगा। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर प्रतिशत से बदलता है तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होते, फ्रैक्शन वही रहते हैं, दे डू नॉट चेंज। ये बात समझ में आ रही है? अगर न्यूमरेटर 20% से बढ़ा तो आप डिनोमिनेटर को भी 20% से बढ़ा दो। अगर आप दोनों को 20-20% से बढ़ा दोगे तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो बदलेगा नहीं, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। इस ज्ञान का हम इस्तेमाल करेंगे कैसे, ये समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा मेरे पास 557/882 एक वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है मान लिया वैल्यू मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार देखो मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं पहले डिनोमिनेटर को अपनी मर्जी से 18 से बढ़ाऊंगा। 900 बनाना है मुझे, डिनोमिनेटर खतरनाक लग रहा है, पहले डिनोमिनेटर बदलेंगे। न्यूमरेटर में मैं कोई चेंज करूंगा नहीं, कर दिया डिनोमिनेटर को चेंज। जब मैंने डिनोमिनेटर को 18 से चेंज किया तो अगला काम मेरा बस ये है, ये पता करना कि ये 18 लगभग इसका कितना परसेंट है, लगभग। तो ये जब आप डेली रिचुअल्स करोगे परसेंटेज निकालने के तो इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी, लगभग देखना है। तो डिनोमिनेटर का 10% आप कहोगे, अगर मैं 10% लिखूं, 10% के बजाय मैं 1% लिखता हूं, लेट्स से 1%। 1% हमारा 8.82 के बराबर है डिनोमिनेटर का। तो अगर मैं 2% निकालूंगा तो आपको पता है 8 दूनी 16 बनेगा, 17.64 बन जाएगा अप्रोक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 2% है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, अप्रोक्सीमेट। तो हम कहेंगे डिनोमिनेटर को हमने लगभग 2% से बढ़ाया है। अब आइडियली हमें क्या करना था, न्यूमरेटर को भी 2% से बढ़ाना था। अगर हम न्यूमरेटर को भी 2% से बढ़ा देते तो फ्रैक्शन की वैल्यू वही रहती, जो हमने किया नहीं। हम क्या करेंगे, हम अब इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे। हम 900 से इसको डिवाइड करेंगे, परसेंटेज के टर्म में अगर निकालना है तो 100 से गुणा कर लो, ये कट गया, 9 से डिवाइड कर लो। आप कहोगे 9 छक 54 आएगा, 17 बचा, 9 दूनी 18, लगभग 62% आ गया, लगभग। अब मैं कह रहा हूं मैंने न्यूमरेटर का चूंकि 2% बढ़ाया नहीं था, अगर मैंने बढ़ाया होता तो न्यूमरेटर क्या करता है, लीनियर फैशन में काम करता है। अगर न्यूमरेटर मैंने 2% बढ़ाया होता तो ये वैल्यू जितनी आई है इससे 2% ज्यादा आ जाती, बस, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर गुणा होता है। तो अगर आपका इससे बात ना बने, जैसे आपने 62% निकाल लिया, आप कहोगे आपका आंसर 62 से ज्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने बढ़ाया तो न्यूमरेटर भी बढ़ाना था, बढ़ाया नहीं हमने, वैल्यू थोड़ी कम आई है तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा करेंगे। तो आप कहोगे मेरा आंसर 62 से थोड़ा ज्यादा होगा, इससे काम आपका चल सकता है। अगर नहीं चलेगा तो आपको कितना बढ़ाना है इसको, 2%, क्योंकि आपने यहाँ 2% बढ़ाया था। तो 2% 62 का कितना होगा, 1% 0.62 होता है। 62 का 2% 1.24 होगा, 1.24 के आसपास। इसको जोड़ दो तो 62 एक 63.24% आपकी लगभग वैल्यू आ गई, ऑलमोस्ट। ये आंसर आ गया। मैं इस अप्रोच को बहुत यूज करता हूं, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, हम एक तो परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर को कितने परसेंट से चेंज किया, लगभग न्यूमरेटर को बाद में उतना चेंज कर देना है, दैट्स इट। अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे। रेशियो वाले मेथड में एक अप्रोक्सीमेटेड रेशियो निकालना है, फिर डिनोमिनेटर को बदलना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर को बदलना है, देन आपको वैल्यू निकालनी है, वो काम ज्यादा है। तो ये छोटी सी बात अगर आप समझ के चलोगे तो आपको बहुत कन्वीनियंस रहेगा
इस पॉइंट को समझने में। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? देन मैं एक पॉइंट आपको और दूंगा, इसमें बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, लेट अस से मेरे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। ठीक, मैंने कहा कि मैं इस न्यूमरेटर को 20% से बढ़ा रहा हूं और मैं इस डिनोमिनेटर को 20% से कम कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे इसका नेट परसेंटेज चेंज चाहिए। सो अभी n बाई डी में मैंने आपको यह समझाया, इस न्यूमरेटर से इस न्यूमरेटर चले जाओ, तो इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर आ जाओ। तो आप बेसिकली लिखोगे कैसे? आप कहोगे मेरे पास एक वैल्यू मान लेते हैं 100 है, तो 120 हो जाएगी। ये अगर 20% से कम होगा तो आप लिखोगे ये 100 है तो ये 80 हो जाएगी। तो आपको जानना कैसे पड़ेगा? 100 से 120 और 80 से 100। तो ये तो हो गया मेरा प्लस 20% और ये हो गया प्लस 25%। अब मजेदार बात देखना, तुम ये जो डिनोमिनेटर का माइनस 20% था, ये ओवरऑल 25% सक्सेसिव में बढ़ रहा है। आपको दिख रहा है कि माइनस 20% और ये प्लस 25% क्या है? ये ए बी पेयर है। बस खत्म हो गया सब। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के परसेंटेज चेंज आपको दिए जाएं ऐसे, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ नेट फ्रैक्शन में क्या हुआ, तो आपको कैसे करना है? आप न्यूमरेटर का 20% का चेंज सीधे रख दीजिए यहां पर जाके, और आपको ये पता है कि जब डिनोमिनेटर घटेगा तो फ्रैक्शन बढ़ता है। इस माइनस 20% का -1/5 लिखो और ए बी पेयर निकाल लो, जो कि +1/4 होगा। और यहां जाकर आप डिनोमिनेटर वाला जो चेंज है वो सक्सेसिव में +1/4 लिखिए या फिर 25% लिखिए। फिर इन दोनों का मैं निकालूंगा नेट, और इन दोनों का नेट कैसे निकलेगा? 20 + 25 + 20 × 25/100। कितनी वैल्यू आई आपकी? 50%। है ना मजेदार? यस। शैल आई आस्क यू क्वेश्चन कि मेरे पास एक न्यूमरेटर है और एक मेरे पास डिनोमिनेटर है। मैंने न्यूमरेटर को बढ़ाया है लेटस से 25% से। कितने से? 25% से। और मैंने डिनोमिनेटर को घटाया है -16 से। मुझे बताओ नेट क्या होगा? मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, 50%, बी 40%, सी 38.5% एंड डी नन। सॉल्व करके बताइए what will happen to this case. न्यूमरेटर 25% से बढ़ाया है, डिनोमिनेटर को मैंने 16/2/3% से घटाया है। इसकी वजह से नेट जो चेंज इस फ्रैक्शन की वैल्यू में आएगा वो कितना आएगा? हाउ मच इट विल बी? 33% लोग बोल रहे हैं नन, 33% लोग बोल रहे हैं ए, 16% लोग बोल रहे हैं बी, और अभी चेंज हो गया परसेंटेज। ए 33%। फाइनली बताता हूँ अभी क्या है। ए 28% है, बी 21% है, सी 14% है, डी 35% है। ठीक है, तो न्यूमरेटर का जो चेंज है 25, इसको एज इट इज यहां जाके रख दो। डिनोमिनेटर जो है -16/2/3, इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखिए -1/6। इसका ए बी रूल से पेयर निकालिए, ए बी पेयर, तो ये +1/5 होता है। यहां पर आप +1/5 लिखेंगे जो कि 20% होता है। +1/5 इज व्हाट? 20%। अब 25 और 20 का नेट निकालिए, तो ये है 25 + 20 + 25 × 20/100। ये हो गया 45 और 5 50%। ये भी हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताएंगे मुझे कि मैंने न्यूमरेटर को मान लिया कम किया है 25% से, और जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को मैंने बढ़ाया है मान लेते हैं 20% से। आपको बताना है कि नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताना है। बताओ व्हाट इज नेट परसेंटेज चेंज इन द गिवन केस?
व्हाट विल बी नेट परसेंटेज चेंज इन द गिवन केस? 50? कितने लोग कह रहे हैं 50 होगा? अंधी नहीं मारना है बेटा। तो आपका न्यूमरेटर 25% से गिरेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 25% ही आएगा नेगेटिव में। डिनोमिनेटर 20% से बढ़ रहा है, आपको हो गया +1/5 है। इसका एबीपीआर -1/6 होता है, तो इसकी वजह से फ्रैक्शन -1/6 से गिरेगा। यहाँ आप लिखेंगे -1/6। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। 25% का मतलब होता है 4 का 3 हो जाना, -1/6 का मतलब होता है 6 का 5 हो जाना। 3 दूनी 6 बनेगा, ये हो गया 4 दूनी 8, हमारा 5 हो गया। चेंज आया -3/8 का, और -3/8 37.5%। क्या कर रहे हो आप लोग? सिंपल से स्टेप्स बताए मैंने आपको। 56 कहां से ले आ रहे हो बेटा? 20% जो आपका डिनोमिनेटर का इंक्रीज है वो एबी रूल से देगा -1/6। तो सक्सेसिव में -25 और -1/6 करना है मुझे। और अगर वो वैल्यू आप अप्लाई करोगे सक्सेसिव में तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 37.5% आपकी वैल्यू आएगी। चलो एक होमवर्क, होमवर्क क्या मतलब, अभी अभी दे रहा हूं, सवाल करो। 744/812, देखिए 817, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 737/799। आपको बताना है कि ए और बी दो वैल्यूज मैंने लिखी हैं, मैं लिख रहा हूं ए मोर देन बी है। ये बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है। चलिए बताइए। दो फ्रैक्शन लिखे मैंने, दोनों फ्रैक्शन में आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट जो मैंने दिया, ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, और मैं कह रहा हूं ए बी से बड़ा है। आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? आपको यही कैलकुलेट करके बताना है। ओके, ट्रू बोल रहे हैं 54% लोग, 46% लोग बोल रहे हैं कि ये फॉल्स है। काफी जनता बटी हुई है, आधी आधी। ट्रू बोल रहे हैं 60% लोग, फॉल्स बोल रहे हैं 37। क्या देखते हैं एंड तक आते आते पोल के क्या क्या कन्वर्जन रह जाएगा। 65-35 हो गया, ट्रू 65, फॉल्स 35। देखते हैं। अब देखो ये घटा, कितने से घटा? 7 से घटा। ये भी घटा, कितने से घटा? 18 से घटा। ठीक है, 7 का घटना 744 पे <1% है, <1% डिक्रीज है, क्योंकि 1% 7.44 है। यहाँ जो 18 का डिक्रीज है ये <1% डिक्रीज है। डोमिनेट कौन कर रहा है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है। होगा वही जो डिनोमिनेटर चाहता है। यहाँ डिनोमिनेटर घट रहा है, घटता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को बढ़ाता है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट जो मैंने कहा ए बी से बड़ा है, ये फॉल्स है। केवल 35% लोग सही हैं। ए इज नॉट मोर देन बी, स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो एक स्टेटमेंट और देता हूं। 4137/7185। यहां पर मैं लिख रहा हूं 4091 डिवाइडेड बाय 7117। ए बी, फिर से मैं लिख रहा हूं ए मोर देन बी। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। चलिए करिए। अभी पोल की हालत है 50-50, 57-42, 50-50। 50-50 चल रहा है, बताओ मामला।
52% ट्रू, फॉल्स 47%। लेट्स सी, ये कम हुआ, कितने से कम हुआ? आपने कहा 37 और 9, 46 से कम हुआ। 1% 41 है, ये मोर देन 1% डिक्रीज हुआ है। यहां जो डिक्रीज है 85 और 17, 68 का डिक्रीज है। 68 का डिक्रीज क्लियरली जो डिक्रीज है वो लेस देन 1% है। डोमिनेट कौन कर रहा है? न्यूमरेटर। वही होगा जो न्यूमरेटर चाहता है। 4137 से 4091 में न्यूमरेटर घट रहा है। घटता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को घटा देता है। तो ए मोर देन बी इज ट्रू, क्योंकि फ्रैक्शन आपको यहां घटा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो 1 घंटे की क्लास रखेंगे बेटा ये। और कल मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, 10 बजे सुबह आना है सभी को, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक, प्रायिकता। तो अभी क्लास को मैं क्लोज करता हूँ, 1 घंटे आज पढ़ेंगे। अगले सेशन में मिलते हैं सुबह 10 बजे, कल आना, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।